तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत मन लगा करके ऊर्जा उत्साह जोश जुनून के साथ आप लोग अपना पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे, मैं धर्मेंद्र सर आप सबका एक बार फिर से पीडब्ल्यू के प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड वाला पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज का जो क्लास है एक बहुत शानदार, काफी जानदार, काफी जो है जबरदस्त क्लास होने वाला है। एक बहुत छोटा सा क्लास होने वाला है। यह आपके साइंस का क्लास 10th के साइंस का एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे आसान है, सबसे छोटा है। सर चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। इंग्लिश में बोल सकते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। सर इस चैप्टर में इसका मतलब यह हुआ कि हमें प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ना है। प्राकृतिक संसाधन आखिर होते क्या है? प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं जरा बताएंगे। आप कहेंगे गुरुजी यह जो भूमि है जिस पे हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, जंगल जो है पेड़ पौधे लगाते हैं, भूमि है, जल है जहाँ से पानी पीते हैं, अपने खेतों को सिंचाई करते हैं, यह वायु है जहाँ से हम लोग सांस ले पाते हैं, है ना। जंगल है, जंगल है। उसके बाद वन्य जीव है, मतलब जानवर है। वन्य जीव जानवर, छोटे छोटे बड़े जीव जंतु, वन्य जीव, है ना। ये सभी क्या है? आपका कोयला है। ये सभी क्या है? प्राकृतिक कोयला। ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति द्वारा दिया गया संसाधन है जिसका लाभ हम लोग किसी न किसी रूप में लेते हैं। जैसे भूमि पर हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, फसल उगाते हैं और जिससे हम लोग को अनाज मिल पाता है। जल है, जल पीने के काम आता है, सिंचाई के काम आता है ना। वायु है, सांस लेने के लिए, अगर वायु ना हो तो जीवन की कल्पना ही नहीं किया जा सकता। उसी तरह जंगल है। जंगल क्या करता है? वायु प्रदूषण को सही करने में जरूरी है, वायु प्रदूषण को कम करता है। जंगल से हमें लकड़ियाँ प्राप्त होते हैं जिसे जलावन में यूज कर सकते हैं, भवनों को बनाने में यूज कर सकते हैं। वन्य जीव क्या है? वन्य जीव भी हमारे लिए जरूरी है और कोयला तो जलावन के लिए यूज है ना। तो इन सभी चीजों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। सर यह जो है प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हमें क्यों पढ़ने की जरूरत आ पड़ी है? ये बताइए, कोयला जो हम लोग यूज करते हैं, जलाते हैं, ये प्रकृति द्वारा दिया गया प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन क्या कोयला धरती पर बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में है? कहने का मतलब जब तक धरती है तब तक कोयला है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोयला सीमित मात्रा में है। अगर हम लोग बहुत ज्यादा उसका उपयोग करने लगे तो कोयला बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, 2 4 10 साल में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कहां से आएगा कोयला? बताइए, कहां से मिल पाएगा कोयला? नहीं मिल पाएगा ना। उसी तरह पेट्रोलियम जो है, डीजल पेट्रोल जो भी है, क्या वह बहुत प्रचुर मात्रा में? नहीं, वह बहुत ज्यादा हम लोग अगर उपयोग करने लगे तो बहुत जल्दी धरती पर से उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। 20 25 30 साल के बाद उसका नामो निशान नहीं रहेगा, ठीक है ना। आप कहेंगे हाँ सर, तो इन चीजों को बचा कर रखना भी जरूरी है। इस हिसाब से यूज करना है ताकि यह व्यर्थ ना जाए, बेकार ना जाए। यह बताइए, जंगल है, यह जंगल है, पेड़ पौधे हैं। अगर सभी पेड़ पौधों को हम लोग काट देंगे तो फिर आगे चल करके लकड़ियां हमें कैसे मिलेगा? अगर आप घरों को बनाएंगे, उसमें दरवाजे लगाते हैं, खिड़की लगाते हैं, सोचते हैं कि बढ़िया से बढ़िया लकड़ी का हो, कहां से मिलेगा? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो जंगलों को भी बचा कर रखना जरूरी है। मतलब जो है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन जरूरी है। इन जो है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तो करना है। भाई जंगल है तो जंगल को फिर उपयोग तो करेंगे ही, उससे लकड़ियां काटेंगे ही, लेकिन उसका क्या किया जाए कि जंगल पूरी तरह से समाप्त ना हो, है ना। तो क्या कर सकते हैं बताइए, जरा सोच कर बताइए कि सर मान गए हम लकड़ी काट रहे हैं तो सबसे पहले तो ऐसे लकड़ियों को लेंगे, अगर जलावन के लिए यूज कर रहे हैं, जो सूखी उखी लकड़ियां हो, है ना। या जो पेड़ पौधे काट रहे हो तो उस पेड़ पौधे की जगह पे एक और पेड़ लगा भी तो सकते हैं ना। यही सब चीजों के बारे में पढ़ना है। तो प्रबंधन क्या है? प्रबंधन क्या है? संसाधनों का प्रबंधन के बारे में अगर लिखने के लिए आपसे बोला जाए कि संसाधनों का प्रबंधन, संसाधनों संसाधनों प्राकृतिक संसाधनों का, ऐसा लिख सकते हैं, प्राकृतिक प्राकृतिक प्राकृत यहाँ पे प्राकृतिक होना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों का, संसाधनों संसाधनों का संसाधनों का प्रबंधन। इसका मतलब क्या हुआ बताइएगा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब गुरुजी बहुत सरल है। संसाधनों का संसाधनों संसाधनों का
विवेकपूर्ण उपयोग मतलब सोच समझ कर उपयोग। समझ में आ रहा है? क्या बोलेंगे कि संसाधनों का योजनाबद्ध मतलब अब ऐसा नहीं कि मतलब उसको सोच कर यूज करेंगे कि हाँ किस प्रकार यूज करें कि यह बहुत दिनों तक बना रहे। विवेकपूर्ण उपयोग मतलब योजनाबद्ध, क्या लिखेंगे? योजनाबद्ध, योजनाबद्ध प्राकृतिक संसाधनों का योजनाबद्ध एवं विवेकपूर्ण उपयोग। विवेक विवेकपूर्ण विवेकपूर्ण उपयोग जो है, विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है? संसाधनों का योजनाबद्ध एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधनों का प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कहलाता है। प्राकृतिक संसाधनों संसाधनों प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन प्रबंधन कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, तो सर योजनाबद्ध क्या? ठीक है, हम विवेकपूर्ण उपयोग का मतलब है जितना जरूरी हो। अब जो है फालतू में जो है कोयला लाई इतना ढेर लगा दिए, आग लगा दिए, है ना, तो विवेकपूर्ण उपयोग नहीं हुआ। उसका सोच समझकर जो है तरीके से यूज करना है, विवेकपूर्ण उपयोग। लेकिन विवेकपूर्ण उपयोग ही कर रहे हैं कि हाँ भैया हमें खाना बनाने के लिए या जो है कोयला की उपयोग है, लेकिन उसका योजना बनाकर भी करना है ताकि वह प्रकृति में बना रहे, बहुत दिनों तक बना रहे। तो ये प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है कि वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। उदाहरण के लिए मिट्टी, जल, कोयला, वन जीव इत्यादि, है ना। यहाँ पे वायु भी लिख सकते हैं, वन जीव, वन्य जीव, वायु, वायु, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। अब जो है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण या प्रबंधन, क्या बोलेंगे? प्रबंधन। कैसे प्रबंधन क्या होता है? संसाधनों का योजनाबद्ध और विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए तो उसका लाभ हम अधिक दिनों तक ले सकते, उठा सकते हैं। अब इस जंगल को काटने लगे, बहुत ज्यादा जंगल की कटाई करने लगे तो बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो हम उसका लाभ अगर चाहते हैं कि हम भी लाभ ले और हमारे आने वाले वंशज भी लाभ ले, समझ में आ रहा है ना, बहुत बहुत दिनों तक इसका उपयोग होता रहे, इंसान धरती पर इसका उपयोग करते रहे, क्या कहलाता है? संसाधनों का योजना पर बद्ध देखिएगा, उसका लाभ अधिक दिनों तक उठा सकते हैं। संसाधन भविष्य के लिए संरक्षित रह सकती है ना, अगर ढंग से उपयोग करेंगे तो भविष्य के लिए भी बचा रहेगा। संपदाओं या संसाधनों का योजनाबद्ध एवं समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग ही उसका संरक्षण कहलाता है। ठीक है ना, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन या संरक्षण क्या है? तो योजनाबद्ध और विवेकपूर्ण उपयोग करना ताकि वह भविष्य के लिए बचा रहे, है ना, ज्यादा दिनों तक हम लोग उसका उपयोग कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यह जो प्रबंधन में किस किस चीज का प्रबंधन हमें करना पड़ेगा? तो सर जी मृदा का प्रबंधन। मृदा प्रबंधन कहने का मतलब जो है भूमि कटाव से बचे, भूमि जो है क्या किए, बहुत ज्यादा खाद का छिड़काव कर रहे हैं जिससे क्या होगा? खेती बाड़ी की जमीन खराब हो जाएगी। तो मृदा पर संरक्षण करना पड़ेगा, वनस्पति संरक्षण, वन जीवों की संरक्षण। पता चले कि सारी सभी वन जीवों को मार दिया जाए तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं, प्रकृति के लिए अच्छी बात नहीं है। खनिज संपदाओं का संरक्षण होना चाहिए, जैसे कोयला है, कोई भी खनिज है उसका विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए। जल संरक्षण, अब जो है पीने योग्य पानी को खराब कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, तो ये सही है ना? है क्या? नहीं। आप आजकल तो बहुत सारे कल कारखाने खुल गए हैं, बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं, तो वे क्या करते हैं, गंदे पानी को नदी में खोल दिए, जिससे क्या हो जाता है? वह जल खराब हो जाता है। तो जल संरक्षण भी होना जरूरी है और वायु संरक्षण भी, मतलब प्रदूषण, इतने सारे वाहन हो गए, कितने धुआं हो निकलते हैं, जो है फैक्ट्रियों से कितने सारे धुएं निकलते हैं, तो बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण भी हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण भी इसमें जोड़ सकते हैं। क्या? ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, है ना, प्रदूषण, ये तो प्रदूषण में चला जाएगा। वायु संरक्षण, तो इन सभी चीजों को संरक्षण करना जरूरी है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? प्रदूषण से क्या होता है? सर अक्सर आपको प्रदूषण वर्ड सुनते ही आपको ऐसा लगता है, इंग्लिश में पोल्यूशन बोलते हैं, ऐसा लगता है कि वायु प्रदूषण। केवल वायु प्रदूषण ही प्रदूषण नहीं है कि यहाँ धुआं निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रहे हैं, है ना, तो वायु प्रदूषण हो गया। केवल वायु प्रदूषण ही है ना, ध्वनि प्रदूषण भी है। जैसे अगर आपको इस कमरे में बंद कर दिया जाए
और एकदम बिल्कुल चारों तरफ से 4-5 डीजे लगाकर शुरू कर दिया जाए, क्या आपको क्या लगेगा? बहुत आनंद फील करेंगे? नहीं फील करेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। उसी तरह से अगर आप सड़क पर जा रहे हैं, बहुत सारे जो है वाहन एक बार जो है हॉर्न देते हैं या कोई बहुत तेजी से हॉर्न देता है, तो आपको क्या होता है, कान जो है कहते हैं कि अरे कान झंझना गया है ना, कान झंझना गया हुआ है ना, इस तरह हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं। तो उस ध्वनि प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण से भी आदमी का कान डिस्टर्ब हो रहा है, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है ना, तो ध्वनि प्रदूषण है। उसी तरह जल प्रदूषण है। अब नदियों में अगर प्रदूषित जल छोड़ दिया जाए, रासायनिक बहुत जो है केमिकल से मिला हुआ जल छोड़ दिया जाए, है ना, और उन जलों को इंसान नहीं पी सकता है, नहीं जानवर पी सकता है, पिएगा मर जाएगा, है ना। तो जल संरक्षण, जल प्रदूषण को भी बचाना पड़ेगा। तो ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सभी क्या है, प्रदूषण है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण भी हो रहा है। बहुत ज्यादा अगर खाद का, यूरिया का यूज कर रहे हैं तो उससे भूमि प्रदूषण भी हो रहा है। तो प्रदूषण का संबंध पर्यावरण के दूषित होने से है। क्या, किसके दूषित होने से? हमारा जो पर्यावरण है उसे दूषित होने से है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, है ना, भूमि प्रदूषण से हमारा जीवन बहुत प्रभावित हुआ है। कैसे कैसे प्रभावित हुआ है हमने बता ही दिया आपको। वायु को कल कारखानों से निकलने वाले धुएं, वायु को कौन प्रदूषित करता है? कल कारखानों से निकलने वाले धुएं, वाहनों से निकलने वाले धुएं, है ना। आप कहेंगे ये कहाँ चला गया, अच्छा यहाँ पे है ना। कारखानों से निकलने वाले विषाक्त रसायन, अब कारखानों से जो केमिकल विषाक्त रसायन मतलब जहरीला जो रासायनिक रसायन नदियों में मिल जाते हैं, मतलब पानी जो आपके कल कारखाने हैं वहां पे भी जल, बहुत सारे ऐसे कल कारखाने में जिसमें बहुत ज्यादा ही पानी का यूज किया जाता है, नदियों के किनारे उसको बैठाया जाता है और फिर नदी का पानी तो यूज कर लेता है और उसको दूषित कर करके फिर नदी में छोड़ देता है ना। तो पानी क्या हो जाता है, विषैला हो जाता है, तक पहुंचकर जल को विषैला बना दिया जाता है। शहरी जीवन में ध्वनि प्रदूषण, अब शहरों में इतने न ज्यादा वाहन हो गए कि ध्वनि प्रदूषण हो रहे हैं, एक बड़ी समस्या है। खेतों में रासायनिक पदार्थ भूमि को प्रदूषित कर रहा है, तो ये सभी प्रदूषण है। ये सभी इतने इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे इसका महत्व ही नहीं समझते। ये ऐसे चीज है, एक तो आपको एक जीवन में क्या सही है क्या गलत है आपके आसपास में उन सब चीजों को सिखाता है ना। साथ ही इन सब चीजों को अगर आप पढ़ते हैं, ढंग से पढ़ते हैं, ठीक है ना, आपको कभी कुछ आंसर राइटिंग वाला स्किल की बात किया जाए, जो जेन्युइन बात है वो बता रहे हैं, आंसर राइटिंग स्किल आपके बढ़ेंगे। अगर आप बीपीएससी यूपीएससी का एग्जाम देना चाहेंगे तो यही सब चीज तो आंसर राइटिंग में आ रहे हैं, है ना। इसी का व्यापक रूप आएगा, लेकिन आपको लिखने की कला आएगी। मान के प्रदूषण के बारे में पूछ दिया कोई, देख रहा है कि प्रदूषण क्या होता है, खाली सोच रहा है कि वायु प्रदूषण होता है, तो नहीं। अब देखो वायु प्रदूषण के बारे में लिखने के लिए बोला जाए तो कितना बेहतरीन बेहतरीन पॉइंट है, कितना अच्छा हमने आपको समझाया है कि नहीं। खेतों में रासायनिक पदार्थ, अब देखिए इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। आप कहेंगे अगर वृक्षारोपण किया जा सकता है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, वनों की कटाई को रोकना पड़ेगा ताकि जो है वायु प्रदूषण थोड़ा कम हो सके। आवासीय क्षेत्रों से दूर उद्योगों को स्थापित करना होगा। अब जहाँ पे बहुत ज्यादा जनसंख्या है, लोग रहते हैं, उस वहीं पे एक धुआं छोड़ने वाला फैक्ट्री लगा दिया जाएगा, तो वहाँ का तो वातावरण ऐसे ही पूरा दूषित रहेगा। तो उसको लगाना ही तो थोड़ा साइड में लगाया जाए जहाँ पे इंसान थोड़ा सा नहीं है, अति आवश्यक है ना। तो प्रदूषण क्या होता है, रोकथाम के भी उपाय हमने थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताया है। अब देखते हैं अपशिष्ट प्रबंधन। बड़ा बड़ा ही बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। सर अपशिष्ट प्रबंधन क्या होता है? जैसे हम लोग प्लास्टिक की चीजों को यूज करते हैं, जैसे आप प्लास्टिक के चेयर रखे हुए हैं, टूट गया, क्या करेंगे? हम लोग जो खाते हैं चिप्स वगैरह खा रहे हैं, आज तो इतने सारे हर चीज जो है प्लास्टिक में आ रहे हैं। दूध ले रहे हैं वो भी प्लास्टिक पैक्ड आ रहा है, मस्टर्ड ऑयल ले रहे हैं, रिफाइंड ले रहे हैं, वो सभी जो है प्लास्टिक पैक्ड आ रहे हैं। मिल्क भी प्लास्टिक पैक, हर चीज प्लास्टिक पैक आ रहा है। एक 5 रुपए का चिप्स खा रहे हैं वो भी प्लास्टिक पैक है, चॉकलेट खा रहे हैं वो भी प्लास्टिक पैक है। तो पॉलीथीन पॉलीथीन ये सब प्लास्टिक जो है प्रदूषण, क्या प्लास्टिक इतना जल्दी सड़ गल जाता है क्या? नहीं, उसको मिट्टी में दाब दीजिए, 20-30 साल 40 साल तक नहीं गलते हैं। समझ में आ रहा है? उससे क्या होगा, भूमि में छोड़ दीजिएगा, मिट्टी में दबा रहेगा, उससे खेती बाड़ी अच्छा नहीं होगा। फसल कैसे लगाएंगे? मान गए खेत में बहुत सारा प्लास्टिक गिरा दिया जाए, तो जाएंगे उसमें पौधा लगाने पता चलेगा कि उसमें लग ही नहीं पा रहा
है कि नहीं। ज्यादा उसका बारीक बारीक टुकड़ा कर देंगे, खेत में उपज ही नहीं होगा। नदियों में छोड़ देंगे, नदियां जो है प्रदूषित हो जाएगी, है ना। आप कहेंगे हाँ सर, तो चलिए, तो उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है, प्लास्टिक जो हम लोग ने यूज कर लिया उसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है ना। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले, जो भी कूड़ा कचरा है, जैसे मान गए प्लास्टिक है, कोई भी ऐसा चीज जिसको कि यूज करने के बाद क्या उसका फिर से यूज किया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक के चेयर को हम लोग लाते हैं, लेकिन उसको फिर से उसको कबाड़ी को बेच देते हैं, तो क्या करता है कबाड़ी, फिर से ले जाता है, उसको गलाता है, फिर से एक नया चेयर बना के लाता है ना। उसी तरह जो भी प्लास्टिक वाली चीजें हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हो सके तो डबल दोबारा बार यूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी प्लास्टिक की चीज है, जैसे मान के दूध रखने वाला थैली है, उसको काट दिए, उसमें से दूध यूज कर लिए, फिर से उसमें अगर कुछ रखना हो तो उसमें रख सकते हैं, उसको साफ करके उसमें रख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं। कितना अच्छा प्लास्टिक रहता है, बहुत मजबूत वाला प्लास्टिक रहता है, तो उसको फिर से अगर ढंग से काट करके यूज किया जाए तो दोबारा यूज किया जा सकता है, मतलब रीयूज किया जा सकता है। हमारा जो चेयर है प्लास्टिक का टूट गया, उसको कबाड़ी को दे दिए, उसका क्या किया, रिसाइकल करके आएगा। रिसाइकल मतलब फिर से उसको बना करके आएगा, है ना, फिर से उसको नया उसको गला करके फिर से नया बना करके लाया जाएगा। तो रिसाइकल किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है ना। तो ट्रिपल आर का कॉन्सेप्ट हम लोग कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। कम से कम अब प्लास्टिक का चेयर का जरूरत है 2 गो, खरीद लाए 10 गो लोग को दिखाने के लिए, ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम यूज करना है। तो ट्रिपल आर का कॉन्सेप्ट जो है आपके अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सबसे जरूरी है। अपशिष्ट प्रबंधन कैसे कर सकते हैं लिखने के लिए आए तो यह ट्रिपल आर का कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सर ट्रिपल आर मतलब अभी हमने बताया कि कम से कम मतलब रिड्यूस, कम से कम उपयोग करना चाहिए। पुनर्चालन, रिसाइकल मतलब जो है चेयर को हमने दे दिया, फिर से कबाड़ी को फिर से रिसाइकल होकर आएगा। और एक होता है रीयूज, जैसे प्लास्टिक को हम लोग दोबारा भी तो यूज कर सकते हैं, उलट फेर कर करके। जिस पन्नी को एक बार यूज करना है करके फेंक देते हैं, उसको दोबारा भी तो यूज कर सकते हैं, उलट के यूज कर सकते हैं या धो करके यूज कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। जिस तरह आपके घर में बोयाम आता है हॉर्लिक्स का क्या करते हैं मम्मी लोग, हॉर्लिक्स यूज हो गया, फिर से उसको धो करके और उसमें मिर्च मसाला डाल देती है, चीनी डाल देती है, कुछ भी डाल देती है, चाय पत्ती डाल देती है, तो उसका रीयूज कर लेते हैं। क्या करते हैं, रीयूज कर लेते हैं। उसी तरह आप थैलियों का जल्दी रीयूज नहीं देखते होंगे, तो उसका रीयूज करना चाहिए, है ना। चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले पर्यावरण की रक्षा करना। पर्यावरण हम देखिए अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण की रक्षा करना हमारा, पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमें यहाँ पे देखे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कूड़ो कचरो, कूड़े कचरो, यहाँ पे एक कूड़े, यहाँ पे एक सेकंड के गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे कूड़े कचरो, कचरों का निष्पादन सही ढंग से करना चाहिए। अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट क्या होता है, कचरा, कचरा, अपशिष्ट मतलब कचरा, कूड़ा कचरा, अपशिष्ट मतलब कूड़ा कचरा को जो है प्रबंधन करना चाहिए। इस संबंध में पर्यावरण विदों द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं। अब कहीं पे भी पानी की बिक दे रहा है, कहीं पे कुछ भी कचरा फेंक दे रहे हैं, वह अच्छी बात नहीं है ना। तो पर्यावरण विदों द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं जिसे ट्रिपल आर के रूप में जानते हैं। पर्यावरण मित्र बनने के लिए हमें ट्रिपल आर का पालन करना चाहिए। अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि पर्यावरण मित्र बनने के लिए मतलब पर्यावरण को आप अच्छा देखना चाहते हैं, पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रिपल आर का पालन कर सकते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन कैसे किया जा सकता है अगर सवाल आ जाए, तब इस ट्रिपल आर के कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं कि गुरुजी कमी लिखेंगे, सबसे नंबर कमी, इसका अर्थ है किसी वस्तु का कम से कम उपयोग करना, पुनर्चालन फिर से उपयोग करना, और जो है पुनर्उपयोग, पुनर्चालन मतलब उसको रिसाइकल के लिए भेज देना, मतलब जो है हमें पुनर्चालन हो सकने वाली वस्तुओं को फेंकना नहीं चाहिए। प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु आदि पुनर्चालन संभव है। कागज का भी पुनर्चालन हो जाता है, मतलब उसका फिर से उसको गला करके फिर से दूसरा कागज बनाया जा सकता है। कांच को भी, प्लास्टिक को फेंक देने से उसका विघटन सैकड़ों वर्ष में विघटन होने में मतलब उसको नष्ट होने में बहुत साल लग जाते हैं, ठीक है ना। पुनर्उपयोग, पुराने लिफाफे को फेंकने के बदले उलटकर फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो समझ में आया कि सर जी हमारे पास जो सबसे पहले तो हम लोगों ने यह देखा कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन क्या होता है। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन क्यों जरूरी है। फिर हम लोगों ने देखा कि प्रदूषण क्या है,
वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब प्रदूषण है। फिर हम लोगों ने देखा जो हम लोग अपशिष्ट पदार्थ फेंक देते हैं, कोई भी जो है अपशिष्ट प्रबंधन मतलब कोई भी कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, क्या उसके बारे में प्रकृति को बचाने के लिए कुछ किया जा सकता है? आप भी कहेंगे हाँ सर कम से कम यूज करना चाहिए, किसी जितना ही जरूरत उतना ही यूज कीजिए किसी चीज का, और जो है रिसाइकल कर लीजिए। मान गए आपका चेयर टूट गया प्लास्टिक का या किसी भी चीज का, उसको ऐसे ही कहीं पे फेंक नहीं दीजिए, उसको कबाड़ी से बेच दीजिए, आपको पैसा भी मिल जाएगा, है ना। उसी तरह प्लास्टिक को भी सोच समझ कर यूज करना चाहिए, पुनर्उपयोग कर लीजिए जिस चीज का हो सके उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा वन्य के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, बेहतरीन तरीके से क्लियर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, हमें वन एवं वन जीवों का संरक्षण, हमें वन का संरक्षण क्यों करना चाहिए बताइए? इसलिए करना चाहिए भैया, वायु प्रदूषण को कम करने में वन सबसे ज्यादा जरूरी है ना। वायु प्रदूषण को अपने से लिख सकते हैं, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, है ना। एक पॉइंट यह हुआ। दूसरा जो है वन जीवों का वन क्या है? वन जीवों का आवास स्थान है ना। अगर वन को काट देंगे तो वन जीवों में कमी आने लगेगी, वन जीवों का प्रजनन दर रुक जाएगा, है ना। अगर सभी वन काट देंगे, वन जीवों का आवागमन बाधित हो जाएगा, तो वन को नहीं काटा जा सकता है ना। यही सब है। तो वनों का संरक्षण का कारण, क्यों वनों का संरक्षण करना चाहिए? सबसे पहला कारण, हमें वनों से हमें इमारती लकड़ी मिलता है। इमारती लकड़ी मतलब दरवाजा खिड़की बनाने वाला लकड़ी मिलता है। जलाने वाली लकड़ी प्राप्त होता है। वनों के कारण अच्छी वर्षा होती है ना। वन पर्यावरण में गैसीय संतुलन बनाने में सहायक होता है, मतलब वायु प्रदूषण को कम करने में। वन आय का भी स्रोत है। अगर मान गए लकड़ी को, बहुकीमती लकड़ियों को हम लोग बेचते हैं तो उससे रुपया भी तो मिलता है। तो ठीक है भैया, उसका यूज कर रहे हैं तो उसके जगह पे एक दो पेड़ लगा भी दीजिए, है कि नहीं। हमने तो पेड़ लगाया है सर, केवल सब कोई ज्ञान देता है, ये सच्चाई है। ये सब चैप्टर जो पढ़ाया जा रहा है, बहुत ज्यादा लोग ज्ञान नहीं देते हैं इसके बारे में, है ना। आपको लग रहा होगा धर्मेश्वर भी ज्ञान नहीं दे रहा है ना। आप सही भी सोच सकते हैं, है ना। या हम क्या किसी के बारे में बोल रहे हैं? नहीं, ये सभी चीजों पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए, है ना। हर गार्जियन को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि 2-4 पेड़ लगा दिया करो। लेकिन गार्जियन ये नहीं लगाएंगे तो बच्चे क्या लगाएंगे? गार्जियन अगर 10 पेड़ खरीद कर लाएंगे, भाई गार्जियन एक लगाएंगे तो बच्चे भी साथ साथ 10 लगा ही देंगे, है ना, मदद करेंगे। इसमें गार्जियन का भी ज्यादा योगदान होना चाहिए। और हमने बचपन से बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, ठीक है ना। हमारे लगाए हुए पेड़ फल भी दे रहे हैं, यानी मैंगो ट्री जो है, इस तरह आम का पेड़ हमने लगाया था वो फल रहे हैं, कटहल का पेड़ लगाया था वो फल रहे, अमरूद लगाया था सभी फल रहे हैं, तो आंवला लगाया था वो भी फल रहे हैं। तो हमने किया है, आपको भी करना चाहिए, है ना। आसपास में आपके जैसे घर है, कहीं पे भी खाली जगह देख रहे हैं, वहां पे 2-4 पेड़ लगा दीजिए। लग रहा है कि नहीं फालतू बर्बाद हो रहा है, तो वहां पे पेड़ लगा दीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। आपके आसपास का वायु जो है प्रदूषित नहीं होगा, वायु प्रदूषण कम होगा। वन आय का भी स्रोत है। वन मृदा अपरदन तथा बाढ़ पर नियंत्रण करने में भी सहायक है, क्योंकि जहां पे बहुत सारा पेड़ है वहां की मिट्टी को जल्दी पानी नहीं काटाव कर सकता है ना। वन जीवों का आश्रय प्रदान करता है वन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन के बारे में हम लोगों ने देख लिया। वन्य जीव, ये सभी क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। सभी बोर्ड में पूछे जाते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड में स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं वन जीवों का संरक्षण वन जीवों के संरक्षण का कारण। वन्य जीवों का संरक्षण का कारण, सर वन्य जीवों को क्यों संरक्षण देना चाहिए, है ना। वन जीवों को बिना मतलब के जो है दांतों के लिए या किसी चीज के लिए, हड्डियों के लिए, चमड़े के लिए मारना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वन्य प्राणी स्थलीय खाद्य श्रृंखला को निरंतरता के लिए उत्तरदायी होता है। वन्य जीव जो है एक दूसरे को खाते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, है ना, तो उसके लिए भी जरूरी है। और ये प्राणियों की प्रजातियां बनाए रखने में, अब इससे क्या होगा, वन्य जीव खत्म हो जाएगा तो पता चलेगा कि धरती पर 2-4 गो जीव बच गया, एगो इंसान बच गया, एगो भैंसी बच गया, एगो कुत्ता बच गया, गधा बच गया, यही सब बच जाएगा। है कि नहीं? तो नहीं, मतलब जो प्रकृति में वन जीवों मतलब जीवों को अधिक, मतलब प्राणियों की प्रजातियों को बनाए रखने के लिए भी वनों को बचा कर रखना चाहिए, वन जीवों को बचा कर रखना चाहिए। वन जीवों से अस्थिया, सींग, दांत, तेल, वसा, त्वचा आदि प्राप्त होता है। वन जीव से ये सभी चीजें प्राप्त होती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बातें आपको, हमें उम्मीद है कि समझ में हर एक पॉइंट बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। आ रहा है ना बाबू? बताइए कि हाँ गुरुजी आ तो रहा है। बहुत छोटा चैप्टर है, देखिएगा। वनों की कटाई का वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने बता दिया है।
अगर वन काट देंगे भैया तो वन जीव रहेंगे कहाँ? तो वन जीवों का जो है वन जीवों का आवास पर जो है बाधित होता है, वन जीवों का आवागमन बाधित होता है। घूमेगा कहाँ, टहलेगा कहाँ, प्रजनन कहाँ करेगा, है कि ना, बच्चों का जन्म कहाँ देगा, है ना, ये सभी चीजें बाधित होती है, जनसंख्या कम हो जाएगा उनका। तो वनों की कटाई से वन्य जीवों का आवास नष्ट होता है, रहन सहन मतलब रहने का, कहाँ सोएगा, कहाँ रहेगा, है ना। वन्य जीवों के आवाजाही सीमित हो जाती है। जब वन ही नहीं रहेगा तो वो तो रोड पर टहलेगा नहीं, आपके गाँव में आएगा, आप लोग उसको मारकर भगा दीजिएगा, बाघ आ जाए मारकर भगा दीजिएगा, है ना, मार दीजिएगा उसको जान से, दूसरा का कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे वन जीवों की प्रजनन, लेकिन नहीं मारना चाहिए उसको, जो है ले जाता है वन वन विभाग वाला। आवाजाही बाधित हो जाता है, वन जीवों के प्रजनन प्रक्रिया बाधित हो जाती है, ठीक है ना। वन जीवों की जनसंख्या में कमी आ जाती है, वन ही नहीं रहेंगे तो वन जीवों का जनसंख्या बाधित तो होगा ही। कुछ प्रजातियां विलुप्त हो सकती है, पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ सकता है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल पर असर पड़ सकता है। मान के सभी हिरन को मार दीजिएगा तब बाघ खाएगा का, है कि नहीं, बाघ खाएगा का, सर जी दूसरा जीव को खाएगा है, लेकिन दूसरा जीव को खाएगा, लेकिन ज्यादा तो वह हिरन वगैरह ही खाता है, कुछ भी खाता है ना, तो वह भी जरूरी है। हिरन जो है वनों के घास को खा जाता है, तो उससे जो है नीचे वाले जगह थोड़ा सा सही रहते हैं आवागमन के लिए दूसरे जानवरों के। ये सभी जीव, सभी चीजें एक दूसरे पर काफी निर्भर है, इसलिए वन जीवों से इतने सारे हानि हो सकते हैं। वनों की कटाई से क्या प्रभाव पड़ सकता है, इतना सारा, वनों की कटाई हो वन जीवों पर, वनों की कटाई का वन जीवों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इतना सारा पड़ सकता है। वन प्रबंधन के प्रयास, क्या सरकार वन प्रबंधन के लिए कुछ कर रही है? सरकार या आप को वन प्रबंधन के लिए कुछ किया जा रहा है? तो आप बोलेंगे हाँ हो तो रहा है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति बनाकर के वन संरक्षण का प्रयास किया है, बचे हुए वन क्षेत्रों का संरक्षण। अब भैया जो कट गया सो कट गया, ठीक है ना, अब जो बचा हुआ है कम से कम उसको तो बचा के रखिए, उसको तो बर्बाद होने नहीं दीजिए, है कि नहीं, तो उसको बचाया जा सकता है। वनों की कटाई को विवेकपूर्ण, ठीक है, वन अब लकड़ी की जरूरत है तो लकड़ी तो काटेंगे, वन से काटेंगे, क्या करेंगे वनों का, जब मतलब बहुत ज्यादा वन हो जाए तो क्या करेंगे, उसका उपयोग भी करना है, लेकिन उसका विवेकपूर्ण, मतलब जितना जरूरत हो उतना ही उपयोग करना है, विवेकपूर्ण उपयोग। बंजर तथा प्रति भूमि पर सघन वृक्षारोपण, जहाँ पे खाली जगह है, कोनो काम का, जहाँ पे खेती बाड़ी भी नहीं होता है, वैसे जगह पे पेड़ लगा दीजिए, है कि नहीं। चलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। अब जो गोबर से जो बायोगैस बनता है उसको प्रोत्साहित किया जाए, ताकि कोयला का उपयोग कम हो, लकड़ी को जलावन में कम उपयोग हो, ताकि जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा न फैले, है ना, पर्यावरण को प्रदूषित ना करे। रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराना चाहिए ताकि धुआं ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड ना निकले, है ना। स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि स्वयंसेवी संस्थाएं होती है जो थोड़ा समाज कल्याण के लिए काम करे, जो आसपास में पेड़ लगाए। बहुत स्वयंसेवी संस्थाएं बहुत तरह की होती है, मतलब जो समाज के लिए काम करती है। तो सरकार इतना प्रयास कर रही है, या आप प्रयास इतना कर सकते हैं, है ना, किसके लिए, वन प्रबंधन के लिए। आगे बढ़ जाते हैं, जल संरक्षण। जल संरक्षण के क्या उपाय हैं? अब जल जो बर्बाद हो रहे हैं, क्या करना चाहिए, जल जो है संरक्षण कैसे रह सकता है? सबसे पहले तो जलों का भी विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए, जितना जरूरी है उतना ही जल का हम लोग उपयोग करेंगे पीने के लिए, या जो है किसी भी काम के लिए। कपड़ा धोने का, एक बाल्टी पानी में जो कपड़ा धोया जा सकता है उसको 10 बाल्टी बर्बाद करने से क्या फायदा है क्या, तो पानी तो बर्बाद ही होगा ना। तो विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, जितना जरूरत हो उतना उपयोग करना चाहिए। कल कारखानों से जो निकलने वाला जो पानी है उसको जो है शुद्ध, उसको जो है रिफाइन कर करके, समझे ना, उसको सही कर करके नदियों में छोड़ना चाहिए। ये सभी बेस्ट जो है बेहतरीन उपयोग है। दूसरा क्या किया जा सकता है, वर्षा के पानी को इकट्ठा किया जा सकता है, जहां पे जैसे राजस्थान जैसे जगहों पे वर्षा के पानी को इकट्ठा किया जाता है। धरती पर जगह जगह पे थोड़ा गड्ढा बना के रखना चाहिए, ताकि क्या होगा, सर गड्ढा काहे बनाएगा, अपना अपना खेत में गड्ढा बनाते हैं, बिल्कुल बनाए हुए हैं, बिल्कुल बनाए हुए हैं। तो आपको भी सर वो कैसे, क्योंकि जो खेत, हमारे जो खेत है वहां पे कोई ऊंचे खेत बना दिए है, कोई नीचे, कोई ऊंचे खेत है, कोई नीचे खेत है, तो वहां पे पानी इकट्ठा होते हैं, है ना। आप या अगर मान गए कोई आपके पास कोई बगीचा है, उसमें कहीं पे गड्ढा बना दिए, सर इससे क्या फायदा होता है, गड्ढा बनाने से क्या फायदा होता है, पानी रुकेगा। पानी जो है, नहीं तो बारिश का पानी क्या होगा, बहते 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 नदी में चला जाएगा, ऐसे रुकेगा तो क्या होगा, वहीं पे नीचे की तरफ जाएगा,
है ना। तो भूमि में जल का स्तर बना होगा। आप सुनते हैं ना कि फलाना गांव में अब चापाकल से पानी ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? भूमि जल का स्तर नीचे चला गया है, ठीक है ना। तो इसलिए चलिए, नदी पर बांधों का निर्माण, है ना, बांधों का निर्माण करके घर पर टंकी बनाकर जल एकत्र एकत्र करना, बारिश के पानी का, है ना। घर के छतों पर टंकी बना करके वर्षा यहाँ पे होना चाहिए, वर्षा जल एकत्र करना, छोटे छोटे गड्ढे खोदना, झीलों का निर्माण करना, पानी को व्यर्थ नहीं करना, पानी को पुनः इस्तेमाल करना, ठीक है ना। ये सभी चीजें हैं पानी को संरक्षण करने के उपाय। अगर आपसे पूछा जाए ये सभी बातें आप लिख देंगे, ठीक है ना। बढ़े आगे, आप कहेंगे हाँ गुरुजी आगे बढ़ा जा सकता है ना। क्या बोलेंगे कि गुरुजी आगे बढ़ा जा सकता है। चलिए थोड़ा फास्ट ही करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिएगा, वर्षा जल के संचयन का क्या लाभ है, क्या लाभ है, वर्षा जल के संचयन का क्या लाभ है, लाभ क्या है ना। तो वर्षा जल के संचयन से क्या होगा कि जो है वर्षा जल के संचयन से बहुत सारे लाभ है। सबसे पहला कि हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं, बार बार उपयोग कर सकते हैं, जिससे जो है पानी का स्तर बचा रह सके। अगर मान के कल के दिन में पानी का स्तर लेवल नीचे जा रहा है तो वर्षा जल के पानी का हम लोग यूज कर सकते हैं। यह मृदा अपरदन को कम करने में सहायक है। सर ये कैसे? वर्षा जल को अगर सभी लोग इकट्ठा करने लगे तो जो पानी बहते हैं, कहाँ से पानी जो जाते हैं नदियों में, कहाँ से जाते हैं? चारों तरफ जो धरती पर पानी जो हो रहा है, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अगर पानी रोका जाए, अगर बहुत सारे लोग रोके तो पानी में जो बहाव हो रहा है, बहुत ज्यादा जो पानी जा रहा है थोड़ा कम जाएगा, है कि नहीं। तो पानी को मृदा पर पानी कम जाएगा, जिससे कटाव कम होगा और मृदा अपरदन रुकेगा, है ना। यह सतही जल के प्रदूषण से बचाता है। कौन? वर्षा जल। वर्षा जल क्या करता है? वर्षा जल जो है अगर जितना ज्यादा इधर उधर मतलब जो है सतही जो जल है, जो धरती के कुछ नीचे, जैसे 10 फीट पे भी चापाकल से पानी देने लगता है, तो कहीं कहीं पे 15 फीट पे भी चापाकल से पानी देने लगता है। तो यह जो वर्षा जल जो बहुत जितना, अगर मान गए आपके चारों तरफ बहुत सारा कचरा है और वहां पे वर्षा जल हो रहा है, अगर ठीक है आप गड्ढे ही बना दिए हैं तो वह वहां पे नीचे जाएगा तो वह कचरा के साथ जाएगा, है ना, तो वह दूषित हो जाएगा, है ना। तो यह सतही पानी को, सतही मतलब ऊपर के लेवल के पानी को प्रदूषित करता है। पानी की आपूर्ति में सुधार होता है ना। अगर वर्षा जल को बचाए तो पानी आपको समय समय पे मिल जाएगा, आप केवल पीने योग्य पानी मंगवा लेंगे। यह तूफानी पानी के बहाव को नियंत्रित करता है, बाढ़ के कम करता है, ठीक है ना। बढ़ जाएगा। हाँ सर, भूमिगत जल के लाभ, भूमिगत जल के लाभ, भूमिगत जल के मतलब क्या होता है? जो पानी आप चापाकल से निकालते हैं, है ना, चापाकल से जो है लगाते निकालते हैं, मोटर चला करके जो पानी निकालते हैं वही भूमिगत जल है, भूमि के अंदर जल है। तो भूमिगत जल के लाभ क्या है कि हैंडपंप द्वारा, हैंडपंप से जो है पानी निकाल कर उपयोग करते हैं। बोरिंग पंप की सहायता से बड़े पैमाने पर किसान क्या करते हैं, खेतों में सिंचाई करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। भूमिगत जल का उपयोग अगर पूछा जाए तो ये दोनों लाइन लिख देंगे। अब एक बार जो है गंगा सफाई योजना बनाया गया कि भैया गंगा बहुत प्रदूषित हो गया है, गंगा जो है अपनी बहुत प्रदूषित हो गई है ना, तो इसको सफाई करने के लिए भी कुछ सोचा जाना चाहिए। तो गंगा सफाई योजना की जो शुरुआत हुई थी, प्रारंभ हो गया था 1985 में। गंगा जल सफाई योजना बनी तो थी नीति पहले ही, लेकिन सफाई का काम 1985 में शुरू हो गया था, ठीक है ना। तो भूमिगत जल क्या होता है, इसके भूमिगत जल क्या होता है, इसके क्या लाभ है हमें पता चल चुका है, ठीक है बाबू। बढ़े आगे कि हाँ गुरुदेव आगे बढ़ा जाए, एक एक पॉइंट को आप समझते जाइए, बहुत बेहतरीन है, ठीक है ना। अब आते हैं टिहरी बांध। सर बांध क्यों बनाया जाता है? बांध बनाने का एक एक उद्देश्य है, बिजली बनाने के लिए बनाया जाता है। लेकिन बांध का फायदा भी होता है। बांध के जो पानी यहाँ पे देखिए, बांध बना के नदी से, इधर से पहाड़ से नदी से पानी आ रहा है, क्या किया गया, इसको बांध बना के रोक दिया गया। और रोक दिया गया तो पानी के बहाव ऊपर, पानी वहां पे इकट्ठा होने लगा और उस पानी को क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है, टरबाइन को नचाया जाता है, जिससे जनरेटर के द्वारा विद्युत उत्पन्न होता है ना। अब इस पानी थोड़ा धीरे धीरे गिर रहा है, अपने हिसाब से गिर रहा है। उस पानी को अलग अलग जो है नहर बना करके खेतों को सिंचाई में यूज कर सकते हैं, है ना। तो टिहरी बांध, इसी तरह जो है टिहरी बांध बनाया गया है। पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि टिहरी बांध कहाँ है, तो टिहरी बांध उत्तराखंड में है। किस जिले में है? उत्तराखंड के भिलांगना और यहाँ पे मिलांगना नहीं, भिलांगना है, भिलांगना और भागीरथ जिले में, भागीरथ तथा भिलांगना नदियों का संगम, मतलब टिहरी जिला, हम क्या ही बोल रहे थे, मतलब उत्तराखंड के टिहरी जिले में किस नदी? भागीरथ तथा भिलांगना नदियों के संगम के नीचे गंगा नदी पर किया गया है। टिहरी बांध का निर्माण कहाँ हुआ है?
तो आप कहेंगे गुरुजी उत्तराखंड में हुआ है, टिहरी जिले में हुआ है ना, इसलिए इसका टिहरी बांध नाम है। और यह किस नदी के पानी है? भागीरथ और भिलंगना नदी के संगम पे, है ना, के नीचे गंगा नदी पर किया गया है। टिहरी बांध के निर्माण का उद्देश्य क्या था? बांध का निर्माण क्यों होता है हमने बता ही दिया है, जरा उसके बारे में पढ़ लेते। बिजली उत्पादन के लिए होता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, हाँ, बिजली उत्पादन के लिए होता है। यहाँ पे दिल्ली महानगर को जल की आपूर्ति, दिल्ली में जल की आपूर्ति के लिए, है ना, टिहरी बांध का उपयोग किया गया। पश्चिम उत्तर प्रदेश के 2,70,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए किया गया। गंगा हिमालय में स्थित गंगोत्री से, ये तो हो गया बांध के बारे में। यहाँ से एक दूसरा पॉइंट है कि गंगा हिमालय में स्थित गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक, गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में तक में गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितना दूरी? 2500 किलोमीटर दूरी तय करती है। किसके बारे में था? गंगा नदी के बारे में। बांध, टिहरी बांध क्या है? जान गए। टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? ये जान गए। समझ में आया? लगभग सभी बांधों के निर्माण का उद्देश्य भी यही होता है। सर बातें क्लियर है। पढ़िए आगे क्या लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर ये लास्ट टॉपिक है। यह क्या है आपके लिए? लास्ट और एक और टॉपिक है। संसाधनों के दोहन के लिए कम अवधि के उद्देश्य की परियोजना के क्या लाभ हो सकते हैं? कम अवधि के उद्देश्य, यह एक आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि संसाधनों के दोहन के लिए कम अवधि के उद्देश्य की क्या परियोजना के क्या लाभ है। डायरेक्ट देखते हैं। कम अवधि के उद्देश्य से लाभ केवल व्यक्तिगत होता है, परंतु लंबी अवधि के उद्देश्य का लाभ संपूर्ण। जैसे कोयला है धरती पर, क्या है? धरती पर कोयला है। हम खूब जो है जहां मन का बिजली भी उत्पादन कोयला से कर रहे हैं, जला भी कोयला कर रहे हैं, मतलब खूब उसका यूज कर रहे हैं। हर इंसान ही, आपके गांव में हर आदमी कोयला का ही यूज करने लगे। कम ही दिन में समाप्त हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? तो कम अवधि के से क्या नुकसान होगा? अब बताइए, हम लोग के बाद जो धरती पर जो इंसान आएगा उसको कहां से कोयला मिलेगा भाई? वो कहां से यूज करेगा? वो उसको अगर बिजली उत्पादन करना हो कोयले की मदद से, है ना, जल विद्युत संसाधन जो पढ़े हैं आपने, उसकी मदद से कहां से करेगा, है ना। तो कोयला कम अवधि के, कम अवधि वाला, कम अवधि क्या लाभदायक है क्या? नहीं। हम लोग को इस तरह से उपयोग करना चाहिए कि वह अधिक दिन तक चले। यही है कि कम अवधि के उद्देश्य से लाभ केवल व्यक्तिगत होता है। अभी हम लोग तो खूब एकदम जो है खूब यूज कर रहे हैं कोयला का। अब मतलब व्यक्तिगत यूज कर रहे हैं, भविष्य के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। तो व्यक्तिगत तो लाभ होता है, परंतु लंबी अवधि के उद्देश्य का लाभ संपूर्ण समुदाय को होता है। मतलब उसको लंबी अवधि तक यूज किया जाए तो बहुत जनरेशन तक यूज किया जा सकता है। अल्पावधि के लाभ में वृक्षों का काटकर समतल भूमि प्राप्त किया जा सकता है, परंतु दीर्घावधि में वन अपने अस्तित्व में बने रहकर और पर्यावरण में गैसीय संतुलन। अब मान गए वन सभी काट देंगे, कल के दिन में बहुत ज्यादा प्रदूषण होने लगेगा, तो वायु को कैसे जो है शुद्ध किया जा सकता है? वायु प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है? नहीं रुक पाएगा। तो वनों को भी सीमित मात्रा में यूज करना चाहिए। ठीक है, यूज किया जाए, विवेकपूर्ण यूज किया जाए। अल्पावधि के लाभ में वन की भूमि को आवासीय और औद्योगिक अथवा कृषि के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये सभी उपयोग है वनों का, परंतु दीर्घावधि में वन भूमि की उर्वरा शक्ति नियमित रहती है तथा मृदा अपरदन नहीं होता है। ठीक है ना, वनों के बारे में कि हाँ जंगल को काट करके शहर बसा दे रहे हैं, लेकिन लंबी अवधि में क्या है कि उसको उर्वरा शक्ति को बनाए करके रखा जा सकता है, खेती बाड़ी किया जा सकता है ना। चलिए, इसी के साथ आपके सभी टॉपिक हो गए समाप्त। ठीक है, जितने भी टॉपिक थे सभी के सभी हो गए समाप्त। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि प्राकृतिक जो यह जो संसाधन जो है, प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, प्रदूषण क्या होता है, उसके बाद कचरा जो प्रबंधन, मतलब जो है जो भी कचरा वगैरह जो निकलता है उसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है ना। ट्रिपल आर का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा। तो इस तरह से वन्य जीवों का क्या, वन्य जीवों को कैसे बचाया जा सकता है, वन्य जीवों के बारे में हम लोगों ने देखा, वन संसाधन के बारे में हम लोगों ने देखा है ना। इतने सारे टॉपिक थे आपके इस बुक में, इस चैप्टर में। अब आता है कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। बांध बनाने का मुख्य कारण क्या है? फटाफट से जवाब दीजिएगा। सर बांध बनाने का मुख्य कारण है बिजली उत्पन्न करना। क्या उत्पन्न करना? बिजली उत्पन्न करना। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल, तुरंत तुरंत एकदम जो है कहते हैं ना 2 मिनट में सारे सवाल का जवाब। वर्षा जल का संचयन कहलाता है। वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है? भूमिगत जल संशोधन जल संचयन कहलाता है। वर्षा जल का संचयन जल संचयन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, यूरो 2 का संबंध किससे है? एक जो है यूरो मीटिंग हुआ था, क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं
यूरो नहीं, यह यूरो दूसरा है। यूरो 2 का संबंध क्या है? मृदा प्रदूषण से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए यूरो 2 का संबंध, यूरो 2 जो है यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण को कम करने से। एक और है, एक है क्योटो प्रोटोकॉल। क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। यह कब हुआ था बताएंगे, बताते हैं आपको। यह क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में जापान में हुआ था। 1997 में जापान में हुआ था। इस क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह जापान में जो यह क्या होते, जापान शहर में भूमंडलीय ताप वृद्धि को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इसमें क्या निर्णय लिया गया? ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया था। इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए सभी देशों ने कुछ डिसीजन लिया था। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आएगा आपको। वनों का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है? अधिक पेड़ लगा करके बढ़ाया जा सकता है। बिश्नोई आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में किया गया था। निम्नलिखित में से किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है? पवन का उपयोग। लकड़ी का उपयोग होता है क्या? मिट्टी का नहीं, पत्थर का नहीं, इसका होता है, पवन का होता है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों की कटाई को रोकना था। बहुत बेसिक सवाल है। कोयला में पेट्रोलियम है, जीवाश्म ईंधन है, पढ़े थे आपने। ऊर्जा है ना, ऊर्जा के स्रोत चैप्टर में। यहाँ पे देखिए बड़े बड़े बांधों से क्या होता है? बड़े बड़े सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता कराता है। वनों का विकास, सूखा, गरीबी नहीं। सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता या बिजली उत्पादन लिखा रहता तो बिजली उत्पादन जवाब हो जाता। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में हमने बताया था, इसलिए होता कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कम करने के लिए। ग्रीन हाउस प्रभाव किसकी वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। सिंचाई के लिए पौधों की ठीक जड़ के समीप जल सिंचाव की विधि। एकदम पानी ज्यादा यूज नहीं करना है, बिल्कुल विवेकपूर्ण तरीके से। जहां पे पौधा का जड़ है वहीं पे पानी डाल देंगे जितना जरूरत है, ज्यादा दूर तक नहीं है। पौधा यहाँ पे क्या है बोलेंगे बाबू? पौधा यहाँ पे पानी कहाँ पे डाल दिए पता ही नहीं है ना। पौधा तो यहाँ पे है और पानी डाल रहे हैं 10 मीटर दूर। क्या फायदा वैसे पानी डालने का, है ना। टपकन सिंचाई जिसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए इनमें से कौन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है? हानिकारक कीटनाशकों का सीमित उपयोग, वनरोपण, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग में कमी, ये सभी जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? देखिए जरा बताइए किसके कारण बिगड़ जाता है, बताएंगे आप कहेंगे हाँ सर। अधिक हरे पौधों के उगाना, वनरोपण नहीं, ये तो लाभदायक है, यह भी लाभदायक है। जैविक विविधता, यह भी लाभदायक है। बढ़ती मानव जनसंख्या जो है बहुत हानिकारक है, संतुलन बिगड़ जाएगा, बहुत ज्यादा इंसान हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों का ज्यादा दोहन होगा, है कि नहीं। चलिए, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। गैर परंपरागत जिसका बहुत पहले से ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जा रहा है, यह आपके फिजिक्स का सबसे लास्टी चैप्टर ऊर्जा के स्रोत में भी यह चैप्टर बात था। पवन ऊर्जा, क्या बोलते हैं? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का उपयोग बहुत पहले नहीं होता था, इधर आकर होता है। सौर ऊर्जा का उपयोग भी पहले नहीं होता था, वह गैर परंपरागत है। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के बारे में हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों यह चैप्टर का हुआ द एंड, ठीक है ना। समरी तो हमने आपको पहले ही बता दिया है। बहुत बेसिक चैप्टर था, बहुत क्या बोलेंगे, बहुत आसान चैप्टर था, ठीक है ना। मजा आया होगा, हमें उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा प्यारा सा चैप्टर पढ़ करके सारे ऑब्जेक्टिव सवाल, सभी तरह के लॉन्ग सवाल हमने आपको इस चैप्टर में कवर करा दिया। इससे बाहर सवाल नहीं पूछे जाते, विश्वास मानिए, इससे बाहर सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो इतना लंबा छोटा सा क्लास करने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको यह क्लास बहुत अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट लिख कर जाएंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय।